हेलो एवरीवन, टॉप ऑनलाइन एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है इनिशिएटेड बाय टॉपर्स एकेडमी बोकारो स्टील सिटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सारे वीडियोस और वेबसाइट के थ्रू नोट्स के फॉर्म में। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, टॉपर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टॉपैक ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमारा क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर चल रहा था। 2 लेक्चर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने वो 2 लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाके वो 2 लेक्चर को देखिए। उसके बाद समझ के आप इस 3rd लेक्चर में आइए, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये वाला लेक्चर। अगर आप डायरेक्टली देखिएगा तो वही होगा कि कहानी को जब आप बीच से सुनते हैं तो क्या हाल होता है, वैसा ही लगेगा। तो आप कहानी को स्टार्टिंग से सुनिए, लेक्चर 1 फिर लेक्चर 2, उसके बाद आइए लेक्चर 3 में। ये मोस्ट प्रोबेबली आखिरी लेक्चर है इस चैप्टर का, है ना। कोई भी वीडियो आधा घंटा के लगभग ही रखना है, जिस कारण से देखते हैं कितना टाइम लगता है। लेकिन कोशिश यही होगा कि आज 3rd लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाए, क्योंकि छोटा चैप्टर है, ज्यादा लेक्चर खींचना भी ठीक नहीं रहेगा। उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर्स में जाएंगे। और जो अपना चैप्टर है सिविक्स का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग, वो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो लिंक प्रोवाइड हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो अभी के लिए काम नहीं कर रहा होगा, क्योंकि वेबसाइट को डाउन किया गया है, उसमें कुछ अपडेट्स करना है, कुछ चेंजेस करना है, इस कारण से। तो आप लोग अभी के लिए आप डायरेक्टली वीडियो से ही नोट्स बनाइए। जैसे ही वो वेबसाइट ऑन हो जाएगा आप चेक करते रहिएगा। वेबसाइट ऑन हो जाएगा, आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। नहीं तो जिस वीडियो उस दिन जो वीडियो बन रहा होगा उसमें मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि वेबसाइट ऑन हो गया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आज का टॉपिक है लर्निंग फ्रॉम बेल्जियम एंड द श्रीलंका सॉरी। तो देखिए, बोथ कंट्रीज, दोनों ही कंट्रीज जो हम लोग देखते हैं ना। अच्छा रुकिए, गलत फॉर्मेट खुला हुआ है, जस्ट अ मिनट, इसको एडोब में खोला जाए। चलिए, तो ये जो दोनों कंट्रीज हम लोग देखते हैं, चाहे वो बेल्जियम हो या श्रीलंका हो, हम लोग देखते हैं कि दोनों ही डेमोक्रेसी है, ठीक है। और दोनों ही डेमोक्रेसी होने के बाद भी पावर शेयरिंग का अलग अलग तरीका अपनाया। आप देख पा रहे होंगे पिछला केसेस जो आप लोगों ने पढ़ा है, उसमें आपको समझ में आया होगा कि जो श्रीलंका है वो कुछ अलग तरीका अपनाया, पावर को अपने हाथ में कंट्रोल करने का मेजॉरिटेरियनिज्म का तरीका अपनाया। और वहीं जब बेल्जियम का बात करेंगे तो बेल्जियम जो है थोड़ा अलग रास्ता अपनाया और वो पावर को शेयर किया। अब पावर को एक्सरसाइज करने का, क्योंकि दोनों का रास्ता अलग था, तो बेल्जियम का अप्रोच और श्रीलंका का अप्रोच, दोनों का अप्रोच को जानना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना वही है कि हम लोग दोनों के अप्रोच को समझेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेल्जियम का क्या अप्रोच रहा। हालांकि ये आप लोगों ने पहले पढ़ चुका है, लेकिन ये एक समराइज्ड वे में अप्रोच को बताएगा। तो पहले क्या है, देखिए, बेल्जियम के लीडर्स जो है इस बात को समझे कि देश में एकता होना कितना जरूरी है, और ये तभी आ सकता है जब आप रेस्पेक्ट, इज्जत देंगे अलग अलग कम्युनिटीज को, अलग अलग रीजन्स को। खुद अपने हाथ में सारा पावर रखने के जगह लोगों में पावर बांटेंगे, तभी आप इस एकता को लेके आ पाएंगे अपने देश में। वो लोग इस बात को समझे कि लोगों के फीलिंग्स और उनके इंटरेस्ट को रेस्पेक्ट करना हर कम्युनिटी का, गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट काम होता है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है।
और इस कारण से वो लोग क्या है, एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट तैयार किए ताकि पावर को शेयर किया जा सके। ये जो अरेंजमेंट था ये इस तरह का बनाया गया, ये इस तरह का बनाया गया कि आप अलग अलग लिंग्विस्टिक लैंग्वेजेस को, अलग अलग रीजनल कम्युनिटीज को एक साथ एक ही देश में शांतिपूर्ण तरीके से रख सके। थोड़ा आज गला में प्रॉब्लम है तो आप लोग बियर कीजिएगा। तो बेल्जियम का ये अप्रोच था, जबकि श्रीलंका का क्या अप्रोच था उसको देखते हैं। श्रीलंका एक नेगेटिव एग्जाम्पल के रूप में देखा जाता है, जो पावर शेयरिंग को गलत ढंग से हैंडल किया। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, सिन्हाला कम्युनिटी, वो ये प्रयास किया कि पूरे देश में डोमिनेंस लाया जा सके सिन्हाला कम्युनिटी की तरफ से, और तामिल्स के अगेंस्ट, तामिल्स के कम्युनिटी के अगेंस्ट उन लोग को नीचे गिराया जाए, उन लोग के अगेंस्ट काम किया जाए। और ये जो तरीका वो लोग अपनाया, इससे क्या हुआ, देश का एकता भंग हो गया और देश में लड़ाई झगड़ा झड़प होने लग गया। तो देखिए, दो देश, दोनों का सेम प्रॉब्लम, एथनिक डाइवर्सिटी, और दोनों कोई क्या है, इस चीज को हैंडल करने का तरीका कितना अलग अलग अपनाया। अब पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, अगला टॉपिक यही है। तो देखिए, जब ये सवाल आता है ना कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, तो एग्जाम में दो तरीके से इसका आंसर लिखा जाता है। एक तो ये सवाल आया जब होगा, वो आपका 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन में आया होगा, तब आप इसको डिटेल में स्टडी करके अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखेंगे। लेकिन अगर आपका ये क्वेश्चन बहुत 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाले सिचुएशन पे आया हुआ है, तो आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहां डिटेल में लिख दिया है, आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का 2 तरह का रीजंस होता है पावर शेयरिंग करने का। किसी भी देश में पावर क्यों शेयर करना चाहिए, तो 2 रीजन है। एक होता है प्रूडेंशियल रीजन, जो प्रैक्टिकल रीजन है, जो एक्चुअल में रीजन है। अब कभी भी पावर शेयर हम लोग क्यों करते हैं, ताकि आपसी झगड़े को, आपसी जो प्रॉब्लम्स है उसको देश में आने से रोके। सबके हाथ में अगर ताकत रहेगा, पावर शेयर किया जाएगा, तो आपस में झगड़ा नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड होगा। तो जो प्रैक्टिकल रीजन है, जो प्रूडेंशियल रीजन है, वो यही है कि पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाता है। जो आपस में जो टेंशन पैदा हो सकता है ना, वो कम हो जाता है, ठीक है। सोशल कॉन्फ्लिक्ट कम होने से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आता है, सरकार स्थिर तरीके से काम करता है, और लोगों के बीच में जो है लॉन्ग टर्म यूनिटी दिखता है। शॉर्ट टर्म डोमिनेंस से बेहतर होता है ये, है ना। कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी अगर मान के चलिए कि माइनॉरिटी को डोमिनेट करने का प्रयास करेगा, तो एक ना एक दिन तो माइनॉरिटी उठ के खड़ा होगा। एक ना एक दिन ऐसा होगा जब बहुत भारी लेवल पे लड़ाई होगा, और उस समय जान माल का नुकसान जो है उसको झेलने से बेहतर है कि आप शुरू से एकता का ही संदेश दीजिए देश में, पावर को शेयर कीजिए। लंबे समय तक आपके देश में एकता बना रहेगा। कुछ समय का फायदा के चक्कर में आप फ्यूचर में अपने आने वाले पीढ़ी को नुकसान में डाल दीजिएगा, जो स्ट्रगल करेगा इस यूनिटी को वापस लाने में। और वहीं अगर आप पावर को शेयर करते हैं, तो आप शुरू से यूनिटी का, एकता का नींव रख दीजिएगा, जो आगे चल के और पक्का होता जाएगा, जो बेल्जियम के केस में हम लोग देख पाते हैं। तो प्रूडेंशियल रीजन तो यही है कि किसी भी तरह का झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब अवॉइड किया जाए देश के अंदर। ये पावर शेयरिंग का मेन प्रैक्टिकल रीजन है। अब दूसरा रीजन क्या होता है, दूसरा रीजन है मॉरल रीजंस। मॉरल रीजन मतलब एथिकल और डेमोक्रेटिक ग्राउंड्स पे क्या रीजन है।
इसको बड़ा सिंपल सा बात करते हैं ना। देखिए, डेमोक्रेसी अगर आप अपने देश को बोलते हैं, डेमोक्रेसी अगर आप अपने देश को बोलते हैं, तो डेमोक्रेसी का तो एक पिलर है पावर शेयरिंग। डेमोक्रेसी होने के लिए पावर शेयर होना जरूरी है, और क्योंकि ये मेन कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का, है ना, पावर को शेयर करना, आपस में बांटना मेन कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का। इसी के तहत तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सबका अपना अपना पावर्स रहता है ना। सब लोगों के मिलने पे, सब लोगों के वोटिंग से डिसीजंस लिया जाता है। देश का सरकार जो है आम आदमी के वोटिंग से चुना जाता है। ये जितना भी चीज हम लोग देखते हैं ना, ये क्या है, पावर शेयरिंग है। सबके हाथ में कुछ ना कुछ पावर्स दिया गया है, और जब सब अपने पावर का यूज करेगा तब एक फाइनल डिसीजन लेके आएगा, और उसी को तो डेमोक्रेसी बोलते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो पावर शेयरिंग क्या है, तो ये एक एसेंशियल है, ये जरूरी है ताकि डेमोक्रेसी की आत्मा को जिंदा रखा जा सके। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। डेमोक्रेसी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सरकार चुन दिए तो आपका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो गया, नहीं। अगर आप सरकार चुनने के बाद आपका चुना हुआ आदमी या आप खुद सरकार के डिसीजंस में हिस्सेदारी नहीं ले सकते, तो आपका देश डेमोक्रेटिक नहीं है। आज की डेट में होता है ना भाई, कि मान लीजिए कोई ऐसा डिसीजन आ गया गवर्नमेंट की तरफ से जो आम आदमी के हित में नहीं है, आम आदमी को पसंद नहीं है, तो आम आदमी के पास ये राइट है कि वो पीआईएल फाइल करे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, ताकि गवर्नमेंट के ऑर्डर को, गवर्नमेंट के एक्ट पे रोक लगा जा सके, उस पर स्टे लगे, और फिर बाद में जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डिसीजन देगा उसको फॉलो किया जाएगा। तो यहां पे बहुत सारा ऐसा चीज दिया जाता है। अगर आपका देश सच में डेमोक्रेटिक है तो जरूर आम आदमी के पास, आपके रिप्रेजेंटेटिव के पास, गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स सबके पास होगा, और सब अपने पावर्स का यूज फुल फ्लेजेडली कर सकते हैं। उसके बाद पावर शेयरिंग में आपसे कंसल्ट करना, है ना, ये एक गवर्नमेंट का दायित्व है। गवर्नमेंट ऐसा कोई डिसीजन, ऐसा कोई एक्ट नहीं पास कर सकता जो आपके हित में ना हो, आपसे पूछे बिना ना हो। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट जो है लेजिटिमेट बन जाता है। गवर्नमेंट जो है वैसा बन जाता है जो सिटीजन्स के हित के लिए काम करे, और सिटीजन्स को साथ लेके काम करे, आम जनता के हिसाब से काम करे। उसको महसूस हो कि हाँ, मेरा सरकार जो है मेरे लिए काम कर रहा है, मेरे पे ध्यान दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया अपना मॉरल रीजन। एक होता है प्रूडेंशियल रीजन, जो एक्चुअल रीजन है पावर शेयरिंग का। फिर से एक बार बता देते हैं, शॉर्ट में बता देते हैं। पावर शेयरिंग का एक्चुअल रीजन होता है, प्रूडेंशियल रीजन होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना, और जो मॉरल रीजन है वो है कि डेमोक्रेसी का आत्मा है पावर शेयरिंग। डेमोक्रेसी का एक मेन पिलर है पावर शेयरिंग। तो जिस कारण से एक डेमोक्रेटिक कंट्री अगर आप अपने आप को बोलते हैं तो आपको पावर शेयर करना ही चाहिए, ये आपका मॉरल रीजन है। अब पावर शेयरिंग का क्या क्या फॉर्म्स है, क्या क्या तरीका है जिससे पावर शेयरिंग किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पावर शेयरिंग का हिस्ट्री में जाते हैं। देखिए, बहुत समय तक ये माना जाता था कि जो पॉलिटिकल पावर है ना, वो एक ग्रुप में या एक आदमी के हाथ में ही होना चाहिए, है ना। हिस्टोरिकली बहुत समय तक, राजा महाराजा के समय में ये माना जाता था कि जो पॉलिटिकल पावर है, जो देश का कमान है, वो एक आदमी के हाथ में या एक ग्रुप के हाथ में ही होना चाहिए, जो वर्दी है। इसका क्या रीजन होता था? रीजन होता था कि डिसीजन मेकिंग फास्ट होगा, है ना, डिसीजन मेकिंग फास्ट होगा, और ज्यादा अच्छा डिसीजंस हो पाएगा, जल्दी डिसीजंस हो पाएगा। लेकिन जैसे जैसे डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट निकल के आया, तो ये जो विचार है ये बदल गया। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल बोला
कि जितना भी पॉलिटिकल पावर है उसका सोर्स आम आदमी ही होना चाहिए, और वो लोग जो है अपने आप को ही गवर्न कर रहे हैं। जितना भी सरकारी संस्था बन रहा है वो आम आदमी को गवर्न करने के लिए, आम आदमी को चलाने के लिए, उसके ऊपर, है ना, उसको उसका बेहतर जीवन उसको प्रोवाइड करने के लिए बनाया हुआ है। और ये जितना भी पॉलिटिकल पावर है, क्योंकि आम आदमी के ऊपर काम करेगा, आम आदमी के लिए कानून बनाएगा, आम आदमी के लिए सब कुछ करेगा, तो ये आम आदमी के द्वारा ही चुना जाना चाहिए, और आम आदमी से ही रिप्रेजेंटेटिव जो सरकार में बैठा है आदमी वो निकल के आना चाहिए। अब डाइवर्सिटी का जो रेस्पेक्ट है वो हम लोग देख पाते हैं पॉलिटिकल पावर जब डिवाइड होता है तब। एक अच्छा डेमोक्रेसी जो है अपने देश के हर नागरिक को बराबर अधिकार, बराबर रेस्पेक्ट देता है और उसके बात का वैल्यू रखता है, ताकि जो है लोग अपने आप को बेहतर तरीके से पार्टिसिपेशन दिखा पाए, अपना पार्टिसिपेशन दिखा पाए पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जिससे क्या होगा, पब्लिक पॉलिसीज को बनाने में, है ना, पब्लिक के हित के लिए काम करने में आसान पड़ेगा सरकार को, अगर आम जनता हिस्सा लेगा, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में। तो कंक्लूजन क्या हुआ, पॉलिटिकल पावर डिस्ट्रीब्यूट होना ही चाहिए ताकि जो आम आदमी है उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच सके। ठीक है, तो ये हिस्टोरिकल व्यू है पावर शेयरिंग का। अब हम लोग बात करते हैं कि कितना तरीके का पावर शेयरिंग हम लोग मॉडर्न डे डेमोक्रेसीज में देख पाते हैं, है ना। अब पहला जो पावर शेयरिंग का टाइप है वो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह का, है ना, ये एक लेवल है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इस सेम लेवल पे अगर हम पावर को डिवाइड कर दें तो एक हिस्सा बन जाएगा लेजिस्लेचर का, लेजिस्लेचर का एक हिस्सा बन जाएगा, एग्जीक्यूटिव का एक हिस्सा बन जाएगा, और जुडिशरी का एक हिस्सा बन जाएगा। अब क्लास 10th के बच्चे हो तो इतना तो पता ही होगा कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है, लेजिस्लेटिव क्या होता है, और जुडिशरी क्या होता है। फिर भी एक बार बता देते हैं, लेजिस्लेचर का मतलब होता है कानून बनाने वाला बॉडी, लॉ मेकिंग बॉडी। लॉ मेकिंग बॉडी। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है लॉ इंप्लीमेंटिंग बॉडी, कानून को लागू करने वाला बॉडी, लॉ इंप्लीमेंटिंग जुडिशरी मतलब होता है लॉ प्रोटेक्टिंग बॉडी, यहां लिख देते हैं। जुडिशरी मतलब होता है लॉ प्रोटेक्टिंग, मतलब कानून का रक्षा करने वाला बॉडी, लॉ प्रोटेक्टिंग। तो ये तीन चीज है, मतलब सेम लेवल पे अगर बात किया जाए तो पूरा गवर्नमेंट को, पूरा सरकारी संस्था को तीन हिस्से में बांटा जा सकता है। सेम लेवल का बात किया जाए मतलब एक ही लेवल का लोग है ये लोग। एक वो लोग जो कानून बनाने का काम करते हैं, वो लोग सब लेजिस्लेचर में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लोकसभा, अगर इंडिया का बात करें, लोकसभा, राज्यसभा, है ना, सेंट्रल का बात करेंगे तो लोकसभा, राज्यसभा, ये लोग सब कानून बनाने का काम करते हैं, पार्लियामेंट का पूरा। उसके बाद अगर
स्टेट गवर्नमेंट का बात करेंगे तो वो नीचे का लेवल में आता है। वहां पे जो है लॉ मेकिंग का काम कौन करता है? विधानसभा के मेंबर्स। उसके बाद अगर बात करेंगे एग्जीक्यूटिव का, सेंट्रल लेवल पे अगर कानून लागू करना है तो कौन काम कर रहा है? पुलिस काम कर रही है, पुलिस का पूरा सिस्टम काम कर रहा है। उसके अलावा प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना कानून लागू नहीं हो सकता, तो प्रेसिडेंट भी एग्जीक्यूटिव का हिस्सा हो गए। उसके बाद आता है जुडिशरी। अगर मान लीजिए कि कहीं कानून टूट रहा है, कानून को हानि पहुंच रहा है, तो वहां पे कौन उसका रक्षा करेगा? तो पुलिस नहीं, पुलिस तो कानून को लागू करती है, वो सजा देने का राइट नहीं रखती। सजा देने का अधिकार है कोर्ट्स के पास। अलग अलग लेवल्स का कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स, अलग अलग चीज है। ये लोग सब जुडिशरी का हिस्सा है। ये सब लोग सजा देने का राइट उनके पास है अगर कहीं भी कानून का उल्लंघन हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये लोग तीनों सेम लेवल पे है। सेंट्रल है तो तीनों का सेंट्रल है ना, जैसे लोकसभा राज्यसभा लेजिस्लेचर में हो गया। उसके बाद फिर एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट हो गया। उसके बाद फिर जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट हो गया। ये सब सब सेंट्रल लेवल पे, तो एक ही लेवल पे हॉरिजॉन्टल डिवीजन है ये, है ना। एक ही लेवल पे हॉरिजॉन्टल डिवीजन, सेम लेवल पे, सेम लेवल पे, ठीक है। उसके बाद ये लोग, इसमें जो हर एक बॉडी है ना, चाहे वो लेजिस्लेचर का बॉडी हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव का बॉडी है, चाहे वो जुडिशरी का बॉडी है, ऐसा नहीं है कि कोई हेड और कोई उसके नीचे है। लेजिस्लेचर का अपना काम है, एग्जीक्यूटिव का अपना काम है, जुडिशरी का अपना काम है, लेकिन कहीं ना कहीं तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इसके लिए, इसीलिए इसको ना हम चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम भी बोलते हैं। क्योंकि भाई लेजिस्लेचर को जुडिशरी कंट्रोल करता है ना, जुडिशरी तो देखता है ना सबका कामकाज को। अगर वही तो एग्जाम्पल दिए थे कि अगर मान के चलिए कि आपका कोई ऐसा कानून बन गया, लेजिस्लेचर में बन गया, जो आदमी के हित में नहीं है और एग्जीक्यूटिव उसको लागू कर दिया है, तो भाई आम आदमी कहाँ जाए? सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वहां पे जाके पीआईएल फाइल करेगा और उस पीआईएल के कारण स्टे लग जाएगा उस कानून में। तो सुप्रीम कोर्ट चेक कर रहा है ना कि जो कानून बन रहा है वो आम आदमी के हित में है कि नहीं। तो हर बॉडी एक दूसरे को कंट्रोल करने का कुछ क्षमता रखता है। इस कारण से ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, इसको चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम भी बोला जाता है। इसमें पावर को बैलेंस किया गया है तीनों में बांट के। कोई किसी का हेड नहीं है, सब एक दूसरे को काउंटर करता है, चेक करता है। उसके बाद आते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में। वर्टिकल क्या होता है भाई? ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। तो सबसे ऊपर में कौन बैठा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके पास अपना पावर है। उसके बाद बीच में कौन बैठा है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट, जो बोलिए। अपने देश में स्टेट गवर्नमेंट है, किसी किसी देश में रीजनल गवर्नमेंट होता है। और सबसे नीचे कौन बैठा है? लोकल गवर्नमेंट, है ना। जैसे गांव का बात करेंगे तो पंचायती राज सिस्टम चलता है, शहर का बात करेंगे तो म्यूनिसिपैलिटी है ना, म्यूनिसिपल कमिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो ये सब लोकल गवर्नमेंट में आता है। तो ऊपर से नीचे में अगर देखा जाए तो सेंट्रल, स्टेट और लोकल, ये तीन हिस्सा में, ये तीन टुकड़ा में पावर्स को बांट दिया गया है। अब सेंट्रल के नीचे में नहीं आता है स्टेट, या स्टेट के अंडर में नहीं आता है लोकल। तीनों का संवैधानिक रूप से अपना अपना काम डिवाइड किया हुआ है और तीनों अपना अपना ही काम करेगा। जैसे मान लीजिए अगर डिफेंस का मुद्दा है और वो सेंट्रल के हिस्से में आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उस पर डिसीजन लेगा। लेकिन स्टेट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मुद्दा है कि आलू भाई हम वेस्ट बंगाल से खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, अपना प्याज हम महाराष्ट्र को बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे, मेरा फ्लाईओवर कहां बनेगा, तो ये सारा डिसीजन स्टेट का अपना है।
यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई हिस्सेदारी नहीं है, यहां पे सिर्फ डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट ही लेगा। गांव का डेवलपमेंट का बात है तो भाई ग्राम पंचायत काम करेगा ना, लोकल गवर्नमेंट काम करेगा। तो यहां पे हर एक लेवल का, हर एक जो हॉरिजॉन्टल ऊपर से नीचे तक लेवल, सॉरी वर्टिकल ऊपर से नीचे तक लेवल है, उसका ना अपना अपना पावर डिवाइड किया हुआ है संविधान में, और सब लोग अपने अपने पावर को ही एक्सरसाइज करता है, कोई किसी के पावर में इंटरफियर नहीं कर सकता। ठीक है। ज्यादातर कंट्रीज में, जैसे बेल्जियम का केस देखिए, वहां पे सेंटर और स्टेट में ही काम हो जाता है। लेकिन जब देश बहुत बड़ा होता है ना, जैसे हम लोग का देश है, तब हम लोग को लोकल का जरूरत पड़ता है, नहीं तो ज्यादातर देश में सेंट्रल और स्टेट में ही काम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा टाइप का पावर शेयरिंग था। अब हम लोग आते हैं पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स में देखिए, सोशल ग्रुप्स से आप क्या समझते हैं? सोशल ग्रुप जैसे अपने देश का हम थोड़ा एग्जांपल देते हैं, आपको समझ में आएगा कि भाई हम लोग के देश में, समाज में है ना, वेरियस कम्युनिटीज है, जैसे ST SC, women, है ना, OBC, और ये सब कम्युनिटी डिवाइडेड है। बेल्जियम का केस बात करें तो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, है ना, उसके बाद फिर जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी, डच स्पीकिंग कम्युनिटी, ये 3 तरह कम्युनिटी है। श्रीलंका का बात करें तो सिन्हाला कम्युनिटी, उसके अलावा तमिल कम्युनिटी, इंडियन तमिल, श्रीलंकन तमिल, डिवाइडेड है। अब ऐसे केसेस में जब कम्युनिटी डिवाइडेड होता है ना, तो अपने कम्युनिटी को पावरफुल बनाने के लिए, अपने ग्रुप को पावरफुल बनाने के लिए सरकारी तौर पे उसके हाथ में भी कुछ शक्तियां देनी पड़ती है, कुछ पावर्स देने पड़ते हैं, ताकि वो अपने ग्रुप के अपलिफ्टमेंट के लिए, वो अपने ग्रुप के बेहतर स्थिति लाने के लिए काम कर सके। तो यहां पे भी वही होगा। अब जैसे बेल्जियम क्या किया, बेल्जियम एक कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट बनाया। जो कम्युनिटी गवर्नमेंट था वो अपने अपने कम्युनिटी के लिए काम करेगा। डच कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग है, फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग है, जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग है। तो सब अपने अपने कम्युनिटी के लिए काम करेगा, है ना। इंडिया का बात करेंगे तो इलेक्शन में रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज होता है, जहां से सिर्फ SCs इलेक्शन लड़ सकते हैं, या ST इलेक्शन लड़ सकते हैं, या विमेन कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ये स्पेशल पावर्स दिया गया ना भाई सबको। तो वैसे ही कम्युनिटी को भी हर संविधान में कुछ स्पेशल पावर्स दिया जाता है, और ये स्पेशल पावर्स जो है एक और तरह का डिवीजन है जो सोशल ग्रुप में, सोसाइटी में किया गया है, पावर को शेयर किया गया है। जैसे एग्जाम्पल एक और देंगे अगर हम अपने देश का, तो नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि अगर आपके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, आपके साथ आपका अधिकार जो फंडामेंटल राइट है छीना जा रहा है, तो आप जाइएगा, पुलिस कंप्लेन कीजिएगा। पुलिस कंप्लेन में FIR होगा, उसके बाद FIR में इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस केस बनाएगा। लेकिन जब SC ST के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, वो भी रेस बेस्ड, कास्ट बेस्ड, तो वो सीधा का सीधा केस बन जाएगा, उसमें कोई FIR नहीं होगा। उसी तरह से विमेन को अब पावरफुल बनाने के लिए उनको भी गवर्नमेंट की तरफ से, है ना, सरकारी तौर पे कुछ अधिकार मिला हुआ है। तो जिस कारण से ये सब लोग पावर अपने हाथ में है, जिन लोगों के, वो लोग अपने अपने पावर का यूज कर सकते हैं और अपने आप को इस देश में सेफ महसूस कर सकते हैं। अगर ये सब पावर नहीं होता तो शायद आज भी SC ST के साथ वैसा ही व्यवहार हो रहा होता जैसा आजादी से पहले 100 साल पहले हुआ करता था। लेकिन ये संवैधानिक पावर ही है, संवैधानिक अधिकार है जो उसको पावरफुल बना दिया है। कोई भी आदमी उसके अगेंस्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। अब इससे होता क्या है, इससे लोग अपने आप को सरकार के नजदीक पाते हैं। लोग जो है पावर अपने हाथ में रखने से
इस चीज को समझ पाते हैं कि देश अपना है, देश की तरफ से मेरे को ये अधिकार मिला हुआ है, और देश के लिए बेहतर काम कर पाते हैं। जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स है, जो पिछड़े वर्ग है, जो माइनॉरिटीज है, उनको साथ लेकर चलने में ये सब पावर शेयरिंग जो होता है ना, ग्रुप्स बेस्ड, कम्युनिटी बेस्ड, ये सब मदद करता है। तो यही सब चीज है, और ये तीसरा तरीके का पावर शेयरिंग है जो हम लोग अपने देश में देख पा रहे हैं। उसके बाद चौथा जो पावर शेयरिंग हम लोग देख पाते हैं वो है पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी का तो बड़ा सिंपल सा हिसाब है कि पॉलिटिकल पार्टी का तीन तरीके का रोल है। एक तो हो गया जो इलेक्शन जीत गया है ना, मान लो कोई कैंडिडेट है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, वो इलेक्शन जीत गया है, इलेक्शन वन। और दूसरा है जो इलेक्शन हार गया है, इलेक्शन लॉस्ट। जो जीत गया है उसका भी दो कैटेगरी है। एक जो गवर्नमेंट में बैठा हुआ है ना, जिसका मेजॉरिटी लोग इलेक्शन जीता है ना, सरकार बनाया है, वो गवर्नमेंट में बैठा हुआ है। और दूसरा है जो ऑपोजिशन में बैठा हुआ है, दोनों पार्लियामेंट में ही है, लेकिन ऑपोजिशन वाला अपने तो जीत गया लेकिन उसका पार्टी इलेक्शन नहीं जीत पाया, तो वो ऑपोजिशन में बैठा हुआ है। और गवर्नमेंट में क्या होता है, जो पार्टी इलेक्शन जीत गया, और कैंडिडेट तो इलेक्शन जीता ही होगा तभी ना पार्टी जीता है, तो वो गवर्नमेंट में बैठा हुआ है। और जो इलेक्शन हार गया है, ठीक है, जो इलेक्शन हार गया है, उसके केस में क्या हो रहा है ना, जस्ट अ मिनट, उसके केस में क्या हो रहा है कि वो तो इलेक्शन हार गया है, वो अब क्या है, ग्राउंड लेवल पे ही काम करेगा। अब हम समझाते तीनों का काम क्या है। जो इलेक्शन जीत गया है और गवर्नमेंट में बैठा हुआ है, वो तो क्या है, कानून बना रहा है, कानून पे चर्चा कर रहा है, ये सब हो रहा है। उसका काम क्या है, उसको आम आदमी जिता के क्यों भेजा है, सरकार क्यों बनवाया है, क्योंकि वो देश के लिए कानून बनाएगा, है ना, देश का बेहतरी के लिए काम करेगा, देश के लिए कानून बनाएगा, अपना अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करेगा। ये उसका काम है जो गवर्नमेंट में बैठा हुआ है जीत के। ऑपोजिशन में जो बैठा हुआ है उसका काम है कि गवर्नमेंट से अगर कोई गलती हो जाए तो उस गलती को पार्लियामेंट में मुद्दा के रूप में उठाना और आम जनता के सामने वो प्रॉब्लम्स को लेके आना, क्योंकि आम जनता हर बार नहीं ना बोल सकता। आम जनता अपना रोज का जीवन में कमाएगा, खाएगा, जिएगा कि ये पॉलिटिकल पार्ट में ही हिस्सा लेता रहेगा। तो ऑपोजिशन बना है आम जनता की तरफ से वहां आवाज उठाने के लिए, गवर्नमेंट का गलत काम उसको आईना दिखाने के लिए, और जो गवर्नमेंट जो सही कर सकता है उसका रास्ता बताने के लिए। और जो इलेक्शन हार गया है, जो तीसरा हिस्सा है, वो क्या है, वो वापस से अपना काम आम आदमी के लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे शुरू करता है, आम आदमी का मदद करता है ना, सरकार का खामी आम आदमी को दिखाता है और क्या बेहतर हम करेंगे अगला बार, ये सब बताता है, जिससे क्या होता है कि अगले इलेक्शन में इसको फायदा मिलेगा। अब तीनों लोग किसका हिस्सा है, पॉलिटिकल पार्टीज का। तो पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं अपने आप में, सब लोग, पॉलिटिकल पार्टी का हर एक मेंबर अपना अपना काम, अपना अपना पावर को एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कई बारी क्या होता है ना कि एक पार्टी फुल मेजॉरिटी नहीं लेके आ पाता, तो वैसे कंडीशन में दो पार्टी दोनों मिल करके एक गवर्नमेंट बनाता है, दोनों पार्टी दोनों मिल करके गवर्नमेंट बनाता है, और इसको बोलते हैं मिली जुली सरकार, मतलब कोएलिशन गवर्नमेंट। इसको बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। एक अकेला पार्टी अगर सरकार नहीं बना पाया तो कुछ पार्टीज मिल करके, दो या दो से अधिक पार्टी सरकार बना सकता है। बस वो जो मेजॉरिटी सीट्स का आंकड़ा है, नंबर्स है, उसको पार करना पड़ेगा।
और इस तरह का गवर्नमेंट को हम लोग बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट, सब आपस में मिल के गवर्नमेंट बनाया है। देश में अगर मल्टी पार्टी सिस्टम हो, है ना, मल्टी पार्टी सिस्टम हो तो ज्यादा बेहतर देश काम करता है, क्योंकि आम आदमी के पास ऑप्शन है ना। अब सोचिए, इसको जिताया है, ये जीता है लेकिन ये ऑपोजिशन में बैठा है और ये हार गया। अब ये जो है, अगर मेरे पास ऑप्शन कम होता तो हम इतना डिसीजन इजीली नहीं ले पाते। मेरे पास काफी ऑप्शंस है, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसके अंदर भी डर है कि अगर हम मान लेते हैं काम नहीं किए करेंगे और आम जनता हमको नहीं पसंद करेगा तो अगले इलेक्शन में हमको हटा दिया जाएगा। तो इस कारण से वो मजबूरी में काम करेगा। मल्टी पार्टी सिस्टम ज्यादा बेहतर जो है ना रहता है। और ये ध्यान रखता है मल्टी पार्टी सिस्टम की पावर डिवाइड होता रहे और कभी भी एक आदमी के हाथ में कंप्लीट पावर या एक पार्टी के हाथ में कंप्लीट पावर ना रहे। उसके बाद बात करेंगे हम लोग प्रेशर ग्रुप्स के बारे में। प्रेशर ग्रुप्स क्या है? जैसे मान के चलिए, कोई एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक पर्टिकुलर बैंक है, ए बैंक। इसके एम्प्लॉयज को बहुत समय से ना सैलरी नहीं बढ़ाया गया है। अब क्या है, इसका जो यूनियन होगा, है ना, जो यूनियन होगा जो उसके सैलरी के भलाई के लिए काम करता है, डिमांड्स करता है, वो यूनियन पूरे देश के ए बैंक के ब्रांचेस में स्ट्राइक करेगा, धरना देगा। ठीक है, और ये जो धरना होगा इसका डिमांड होगा कि सैलरी बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये सब जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है यूनियन, जो इस काम को कर रहा है, जो स्ट्राइक परफॉर्म कर रहा है ना, अपना डिमांड सामने रख रहा है, इसको प्रेशर ग्रुप बोलते हैं। ये गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाता है। एनजीओज वगैरह इस तरह से काम करती हैं, कंपनी का यूनियन इस तरह से काम करता है। लेकिन अगर इस मुद्दा के बारे में बात करें तो ये तो पूरे देश का मुद्दा नहीं है ना, ये तो उस बैंक के एम्प्लॉयज का मुद्दा है, सैलरी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। लेकिन जब ऐसा ही कोई मुद्दा पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट हो जाए और पूरे देश भर में आम आदमी प्रेशर ग्रुप बन जाए, आम आदमी सड़क पे निकल जाए आंदोलन करने के लिए, है ना, धरना देने के लिए, और पूरे देश भर में बड़ा आबादी इसमें हिस्सा लेगा, तब उसको मूवमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो रहा है ना कि कुछ एग्जाम्पल्स है यहां पे, ये आपको देखना है। ठीक है, ये हम आपको दिखा देते हैं, बाकी इसको ये ऐसे एग्जाम क्या बोलते हैं, चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं है यहाँ पे। कुछ एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है, इसको आप रीड करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आप कैसे टैकल कीजिएगा। अगर सवाल होता है, आपको ये सिनेरियो दिया जा रहा है और आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से टाइप का पावर शेयरिंग है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग तो देख लिए, 4 तरीके का है। एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है आपका सोशल ग्रुप्स में, और एक होता है मूवमेंट्स हो गया, प्रेशर ग्रुप हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज हो गया। तो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, 4 एग्जाम्पल, इसको रीड करिए पॉज करके, और इसमें देखिए कि कैसे अलग अलग जगह पे पावर को शेयर किया गया और कैसे किस तरह का पावर शेयरिंग कौन सी जगह पे किया गया है ना। ये एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी से ही उठा हुआ है, तो कुछ अलग नहीं है, आपको ये रीड करना ही है। रीड करिए, रीड करके आपको समझ में आएगा। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, उसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल, ये लास्ट है। ये देखिए फोर्थ एग्जाम्पल। होपफुली आपने सारे एग्जाम्पल्स देख लिए होंगे और इसी लेक्चर के साथ हमारा ये चैप्टर ओवर होता है। उम्मीद है आपको हर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, सब कुछ मैंने समझाया ही है। और जो भी आपको डाउट होगा आप एक बार पॉज करके रिवाइज करके देखिए,
आपको समझ में आ जाएगा। और नोट्स तो एकदम पर्टिकुलरली लिखिएगा ही लिखिएगा। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा नोट्स है। आपको 95% क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएगा, और जो हम लोग क्वेश्चन का सीरीज लाएंगे वो कर लीजिएगा, तो आपका 100% तैयारी हो गया। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में किसी और चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।